जय हिंद दोस्तों, मैं एमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो क्लास वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए लाभदायक है जो लोग आईएएस, पीसीएस, लोअर, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी में विशेष तौर से जो इतिहास का जो पोर्शन है उसके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैं 3 मई से इंडिविजुअल यानी इतिहास का इंडिविजुअल बैच शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो जो लोग ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इतिहास मुझसे पढ़ते हैं तो जो किसी भी एग्ज़ाम के, ख़ास तौर से जो अपर के एग्ज़ाम होते हैं, यानी वनडे छोड़ करके जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं, वनडे में तो बहुत आसान हो जाएगा, जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बड़े ही लाभदायक ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो ऑनलाइन क्लास में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होगा। इस कोरोना के दौर में बहुत सी ऑफलाइन की जो क्लासेस सबकी चल रही, सबकी बंद हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में यूट्यूब पे जो सबसे बेहतर इतिहास पढ़ा रहा उससे ही आप जुड़ें। अगर इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो मेरा भी आप वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें। और आइए आज मैं तीनों वीडियो डालूंगा, एंशियंट भी डालूंगा, मिडवेल भी डालूंगा और मॉडर्न भी डालूंगा। आज मैं मॉडर्न का एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को अगर आपको अंत तक देखिए। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जो नए लोग जुड़े हुए हैं। और इतिहास की सारी प्रॉब्लम मैं आपको दूर कर दूंगा। इतिहास के क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो भी ऑनलाइन रहेंगे। तो जो भी मेरे इस वीडियो को पसंद करता है ज़रूर इसको लाइक करे और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थीं वो कौन कौन सी कंपनियां आई और यहाँ से वो कंपनियां कब चली गईं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्वेश्चन उससे हमेशा बनता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में आने का क्रम। भारत में आने का क्रम, भारत में इनका आने का क्रम क्या था। आइए सबसे पहले देख लें कौन कौन कंपनी भारत में आई और कब गई। तो सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई थी वो कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो वो समय था कंपनी के तौर पे 1500। उसके बाद जो भारत में आई अगली है वो है आपकी डच, और डच का जो आने का समय है वो 1605 है। इसके बाद अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज जो आए थे वो 1608 में आए थे भारत में। उसके बाद डेनिश कह सकते हैं या डेन कह सकते हैं, ये जो आई थी 1616 में। और अंत में फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी ये आई थी 1667 में। ये इनके आने का क्रम है, याद रखिएगा दोस्तों, ये इनके आने का क्रम है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जाने क्रम क्या है। तो यहां लिखते हैं भारत से जाने का क्रम। भारत से इनके जाने का क्रम क्या था? तो सबसे पहले कौन सी कंपनी यहां से गई थी? वो गई थी डेन या डेनिश, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से जो गई थी वो डेनिश, ये चली गई थी यहां से 1745 में। फिर दूसरी जो गई थी वो डच कंपनी गई थी। डच कंपनी गई थी 1759 में गई थी, ठीक है। फिर तीसरी जो कंपनी गई थी वो अंग्रेज यहां से गए थे, और अंग्रेज गए थे 1947 में यानी 1947 में। और इसके बाद जो गए थे
यानी इसके बाद जो जाने वाली कंपनी थी फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी कंपनी गई थी 1953-54 में, यहाँ से गई। और अंतिम जो गई थी वो थी पुर्तगाली गई थी जो 1961 में। तो ये कंपनी का आने और जाने का क्रम है दोस्तों, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये कंपनी के आने और जाने का क्रम क्या है। आने का क्रम आप देख सकते हैं, पहले इनका पुर्तगाली 1500 ईस्वी में, डच 1605 ईस्वी में, अंग्रेज 1608 ईस्वी में, 1616 में डेनिश, और फ्रांसीसी 1667 में। तो हम इसको कह सकते हैं ईस्वी। इसमें आप सम में ईस्वी लगा सकते हैं या एडी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का आने का क्रम था। जाने का क्रम आप ध्यान से देख लीजिए, 1745 में ये ईस्वी में इनके जाने क्रम है, 1759 में डच के जाने का क्रम है, और अंग्रेज 1947 ईस्वी में इनके जाने का क्रम, फ्रांसीसी 1953-54 में ईस्वी जाने में, और पुर्तगाली इनकी जाने का। तो सबसे पहले जो भारत में जो कंपनी आई है उस कंपनी का नाम है पुर्तगाली, और सबसे अंत में जाने वाली भी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है पुर्तगाली। तो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत जो करूंगा सबसे पहले वो आपको पुर्तगाली कंपनी के बारे में बताऊंगा कि पुर्तगाली कंपनी कब, कैसे, किन परिस्थितियों में आई है। आइए इसकी हम थोड़ा से डिटेल में हम लोग इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम आगे डिलीट करते हैं, तब आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो आइए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। ये कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी भारत में क्यों आना चाहती थी, ऐसा क्या कारण था भारत में कंपनी आना चाहती थी। ये कंपनियां भारत से व्यापार करना चाहती थी, खासतौर से जो अभी हमने कंपनियां बताई हैं, और भारत का विदेशों से व्यापार और राजनीतिक यानी व्यापारिक और राजनीतिक संबंध बहुत पुराना रहा है। अगर हम चाहें तो देखें तो प्राचीन काल से इनके व्यापार को देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम मौर्य काल में व्यापार को देख सकते हैं। उसके बाद लगातार जो है विदेशों का जो है विदेश जो है भारत से व्यापार करना चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि भारत में मसाला अत्यधिक मात्रा में पैदावार होती थी, और यूरोप जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पर इन मसालों की डिमांड बहुत अधिक थी। तो ऐसे में यहाँ पर जब अरबी व्यापारी आए तो अरबी व्यापारियों ने क्या किया कि भारत से माल खरीदा, और भारत से माल खरीद करके ये लोग जो हैं व्यापार यूरोप में बेच देते थे। और भारत में जो स्थल मार्ग द्वारा की अगर हम बात करते हैं तो दो ही दर्रे थे जो भारत के मलेशिया और भारत को जोड़ता है। मलेशिया और भारत को जोड़ने का दो ही स्थल मार्ग थे। एक खैबर दर्रा था जो पहाड़ को काट के बनाया गया था, दूसरा बोलन दर्रा था। तो खैबर और बोलन ये दो दर्रे यहाँ पर बने थे, एक इस तरह से था और एक इस तरह थे। यानी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर ये दो दर्रे थे, एक का नाम था खैबर दर्रा और दूसरा था बोलन दर्रा। तो इन्हीं खैबर और बोलन दर्रा से विदेशी यूरोपी व्यापारी शुरू से, अगर प्राचीन काल से देखते हैं तो व्यापारी ये शुरू से यहीं से आते थे और यहीं से अपना माल आदि यहाँ भारत से माल लेकर के इसी रास्ते से चले जाते थे। लेकिन क्या किया कि अरबी व्यापारियों ने इन हिस्सों पर अरब के जो थे अरबी व्यापारियों ने यहाँ पर उन्होंने कर लिया था कब्जा, और किसी भी विदेशी व्यापारियों को आने पर रोक लगा रखी थी। कोई भी विदेशी व्यापारी यहाँ से नहीं आ सकता था। तो अब ऐसे में विदेशी व्यापारी जो थे उस वक्त, जो हम बात कर रहे हैं लगभग हम 15वीं और 16वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय भारत से व्यापार कई देश के लोग भारत के पूर्वी देशों के साथ कई देश, यूरोपीय देश उनसे व्यापार करना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में ऑलरेडी पहले से यहाँ कब्जा करके बैठे थे अरबी व्यापारी। अब अरबी व्यापारी कब्जा करके बैठे हुए तो सीधी सी बात है कि पूरा लाभ किनको मिलता था? अरबी व्यापारी को यहाँ से माल लेते थे और बिचौलिए के रूप में काम करते थे और यूरोप में बेच देते थे।
तो अब वो डायरेक्ट हम भारत के व्यापारियों से माल खरीदना चाहते थे। ऐसी परिस्थितियों में माल खरीदने के लिए वो एक नए मार्ग की तलाश में रख गए, क्योंकि क्योंकि जो जो यूरोप के अंदर पुराने धर्मों का विरोध करके नए धर्म का उदय हो चुका था। हम ये कह सकते हैं कि कैथोलिक धर्म जो है एक प्रोटेस्टेंट नए धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले जो आगे जो देश आए हैं भारत के और भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, वो थे पुर्तगाल और स्पेन। इससे पहले जो था वेनिस और जिनेवा था। अब इनसे नए व्यापार के लिए नए मार्ग की तलाश करनी थी उनको। तो सबसे पहले हम परिस्थितियां बता देते हैं कि वो स्थिति क्या थी जब ये लोग जिस मार्ग से लोग आने का प्रयास किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम मोटा मोटा एक आपको आइडिया दे देते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी तो आपको हम पढ़ा नहीं रहा, आपको इतिहास बता रहे हैं। उसमें इतना ही बता सकते हैं कि कैसे कैसे ये आए। सबसे पहले तो ये देख ली कि ये हमारा भारत का दक्षिण क्षेत्र है। ये हमारा भारत का दक्षिण, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका श्रीलंका है, और ये आपका दक्षिणी भारत का दक्षिण भारत है ये आपका। और ये आपका है मालाबार तट, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका मालाबार तट है। ये आपका क्षेत्र जो है ये मालाबार है, ये मालाबार तट, पूरा ये मालाबार तट है, ठीक है। ये आपका जो है ये क्या है आपका, ये आपका मालाबार तट है, याद रखिएगा। अब यहां पर क्या है, ये है कोचीन, ये कोचीन है, ठीक है। और ये आपका जो है ये आपका है कालीकट। और इसी तरीके से और बहुत सारे हैं, किन्नानौर है, माही है, वो आपको जहां जरूरत होगी आपको हम आगे बताएंगे। हमें जो जानना है अभी, जो पुर्तगाल में जरूरत है वो चीज आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से ये दक्षिण का क्षेत्र है ये। और इसके बाद हम लोग इधर आके देखते हैं तो ये आपका एक साउथ अफ्रीका है, ये पूरा आपका दक्षिण अफ्रीका, जो छोटे छोटे इसके अंदर देश है। तो ये क्या है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है ये, ठीक है। और ये आपका है, ये आपका, और ये आपका है पुर्तगाल, ये आपका स्पेन। और इधर आ जाएंगे तो ये आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और ये आपका है ब्राजील। थोड़ा सा समझ लेंगे बेहतर रहेगा आपको, एक बार फिर से मोटा मोटा आइडिया समझ लें। मैंने आपको बताया है कि ये है आपका भारत का दक्षिणी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है भारत का दक्षिणी क्षेत्र, जिसको मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कालीकट कहाँ पे है, कोचीन कहाँ है, ये सब पूरा मालाबार में, किसमें आते हैं, मालाबार में आते हैं। फिर वापस इधर आते हैं, ये आपका दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका ये सब आपका, ये बाकी सब इनको ये सब पानी भरा है, ये सब पानी यहाँ भरा है, जो खाली हिस्सा है ये सब पानी भरा है, रास्ते का एक ही मार्ग है पानी। और यहाँ पर एक रास्ता, ये रास्ता दिख रहा है इधर से जाने का, तो ये जो रास्ता ये वाला है इसको कहा गया है उत्तर माशा अंतरीप मार्ग। क्या है उसका नाम, है उत्तर माशा अंतरीप मार्ग, ठीक है। इसको उत्तर माशा अंतरिम मार्ग कहा गया। अभी हम सब बताएंगे आपको। उत्तर माशा भी ब्राजील है, जो ये ब्राजील है आपका, ये इधर आ पाओगे तो ये अमेरिका और पुर्तगाल। मैं समझता हूं कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अच्छी तरह ध्यान से समझिएगा। क्या है ये, भारत में से व्यापार करने के लिए और बहुत सारी कंपनियां प्रयास कर रही थी। तो इस दिशा में सबसे पहले प्रयास किसने किया, पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने 1486-87 में एक नाविक जिसका नाम था वार्थोलोमियो डियाज, ये 1486-87 में एक नाविक पुर्तगाल से वार्थोलोमियो डियाज चला, मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो था ये साउथ अफ्रीका के पश्चिमी किनारा होते, ये अभी बताया था मैंने आपको, ये वाला, तो ये पश्चिमी किनारा होते हुए यहां तक आया।
और इसके आगे नहीं गया। तो ये मैंने अभी बताया कि वो बार्थोलोम्यू डियास यहां तक आया तो उसने आशा या उत्तर माशा लिख सकते हैं, उत्तर माशा अंतरीप मार्ग की खोज की। उसने उत्तर माशा अंतरिम मार्ग की खोज की और आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? कि बहुत यहां तूफान आंधी आ रही थी, तो इतना ज्यादा तूफान आ रहा था, तो इसीलिए इसे कहा गया तूफानों का द्वीप। क्या कहा इसको? तूफानों का द्वीप कहा गया। ठीक है, अंतरीप को कहते हैं द्वीप, तो इसे तूफानों का द्वीप कहा गया, या इसे कहते हैं उत्तर माशा अंतरीप, या इसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इसे अंग्रेजी में कहते हैं केप ऑफ गुड होप। इसे अंग्रेजी में कहते हैं केप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये जो बार्थोलोम्यू डियास था, इसने पूरी जानकारी लेकर के कि हाँ एक रास्ता मिला है ये, लेकिन वो आगे नहीं गया और वापस फिर वो पुर्तगाल चला गया। लेकिन एक रास्ते की उसको एक सुराग मिल गया था कि आगे जाके हम, हो सकता है कि हम भारत और पूर्वी देश, भारत और पूर्वी देश कौन कौन से थे उसके? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, चीन तक की हम पहुंच सकते हैं। तो इस दिशा में उसका ये पहला प्रयास जो सफल हुआ। इसके बाद एक और व्यापारी जो स्पेन से चला था, पुर्तगाल के पास स्पेन था, स्पेन से व्यापारी नाविक भी था वो, ठीक है, जो जिनेवा का निवासी था, जिनेवा का निवासी था। ये 1492 में जो व्यापारी चला, उस व्यापारी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था उसका? क्रिस्टोफर कोलंबस। याद रखिएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये व्यापारी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में कोलंबस कितने, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाज प्लस 87 नाविक, यानी 87 लोगों को लेकर के वो चला। कहां से चला? स्पेन से। ठीक है, 3 जहाज 87 नाविकों को लेकर के चला और अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होता हुआ उसको मुड़ना था। ये अफ्रीका था, ये ऐसे रास्ते होते उसको मुड़ना था इधर, यानी आशा अंतरिम मार्ग तक जाना था, लेकिन वो पूर्व की ओर ना जाकर के वो चला गया पश्चिम की ओर, और पानी वाला जहाज था, पश्चिम की ओर लगातार वो चला जा रहा था। जब पश्चिम की ओर लगातार वो चला जा रहा था, ये 3 जहाज और 87 लोगों को लेकर के, तो जाता कोई रास्ता मिल ही नहीं रही थी। बहुत सारे नाविक जो थे वो गुस्साने लगे, वो बिल्कुल कहने लगे यार तुम तो हमको कहाँ फंसा दिए। लेकिन ये हतोत्साहित नहीं हुआ, लोगों को समझाया कि थोड़ा सा इंतजार करो, वेट करो, आगे हम लोग प्रतीक्षा करो, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 10 महीने बाद, यानी लगभग 2.5 महीने कह सकते हैं, सॉरी 10 सप्ताह बाद, यानी 2.5 महीने बाद वो एक टापू पर पहुंचा। टापू पर पहुंचने के बाद वहां के लोगों को देखा, वो समझा कि ये भारत है। लेकिन वास्तव में कोलंबस ने एक द्वीप की खोज की थी, उस द्वीप का नाम था बहामा द्वीप, और यहां के लोगों को कहा लाल भारती, लाल भारती कहा। यहां कोलंबस ने यहां के बहामा द्वीप के लोगों को लाल भारती कहा। कुछ समय तक यहां रुका और वापस वो चला गया।
लेकिन वास्तव में उसने एक देश की खोज कर दी थी जिसका आगे नाम पड़ेगा, उसका नाम पड़ेगा अमेरिका। अमेरिका के खोजकर्ता कौन है? तो आप सीधे कहोगे कोलंबस। 1492 में। नामकरण इसके नाम पर नहीं हुआ, नामकरण किसी और के नाम पर हुआ। आइए उसको हम देखते हैं कौन है। उसका नाम है फिर 1499 में एक और व्यापारी स्पेन से चला, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। ये बहामा द्वीप पहुंचा, ठीक है। इसने इस द्वीप पर कुछ समय तक रहा और इसी के नाम पर इसका नाम, बहामा द्वीप का नाम पड़ गया अमेरिका। अमेरिका की खोज किसने की? तो कहोगे कोलंबस ने। अमेरिका का नाम किस पर पड़ा है? तो कहोगे अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। कब पड़ा है? तो 1499 में। खोजा कब गया? 1492 में। तो इस तरह से ये एक अचानक जाना था पूर्व की ओर, चले गए पश्चिम की ओर, एक नए देश की खोज कर दी और उस देश का नाम है अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से 1498 में, ध्यान दीजिएगा, 1498 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से एक व्यापारी चला। उस व्यापारी का नाम था, उस व्यापारी का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये ध्यान देना, ये केप ऑफ गुड होप यानी उत्तर माशा अंतरिक्ष मार्ग को पार करके वो दक्षिण भारत के मालाबार के तट पर पहुंचा, ठीक है। वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी, याद रखिएगा, गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से मालाबार तट के कालीकट पहुंचा और कालीकट के शासक, याद रखिएगा, कालीकट के शासक सब आप लोग जानते हैं। आप कहोगे जमोरिन, मैं कहूंगा सामुरी। जमोरिन उसकी उपाधि है। तो कालीकट के शासक सामुरी, ठीक है, जिसकी उपाधि थी जमोरिन, याद रखिएगा। अब हम इसको जमोरिन कहेंगे। तो वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से मालाबार के तट कालीकट पहुंचा। कालीकट में कहां पहुंचा? तो कहोगे कप कडाबू बंदरगाह पे। कहां पहुंचा था वो? ये पहुंचा था कप कडाबू बंदरगाह। कप कडाबू बंदरगाह पे पहुंचा। यहाँ के शासक सामुरी यानी जमोरी ने उसका स्वागत किया और जब पहुंचा था वो समय था मई 1498 में। मई कहीं पर 17 में लिखा, कहीं पर 21 में लिखा है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर लेगा, आप कर लेंगे। नहीं, मई याद रखिएगा, मई 1498
ईस्वी में वो सीधे कहाँ पहुंचा, कप कडाबू बंदरगाह जो कालीकट पे था वहां पर पहुंचा। यहाँ के शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया और यहाँ व्यापार किया, व्यापार करके वापस यहाँ से चला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यापार करके वापस यहां से चला गया। जो व्यापार को माल यहां से लेके गया, यानी वास्को डी गामा जो व्यापार माल ले गया, उस माल पर उसे 60 गुना लाभ मिला। आप ऐसे समझ लो कि अगर मसाले की 1 रुपए की पुड़िया अगर हम खरीदते हैं तो वहां 60 रुपए की भी नहीं, 60 गुना लाभ हुआ। वहां की सरकार बहुत प्रसन्न हुई और वहां की सरकार यानी पुर्तगाल की सरकार, जो उस समय वहां का जो शासक था, उस शासक का जो नाम था वो मैनुअल प्रथम। ठीक है, तो पहली चीज तो ये जान ले कि लिस्बन जो राजधानी थी, राजधानी लिस्बन, ध्यान रखिएगा, राजधानी लिस्बन वो व्यापार का केंद्र हो गई, व्यापार का केंद्र बन गया। और यहां का शासक मैनुअल प्रथम ने, ध्यान रखिएगा, मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य के व्यापार के प्रधान की उपाधि, कौन सी, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि, याद रखिएगा, वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की। तो इस तरह से पुर्तगाल पहला देश था, यानी ये कह लीजिए कि 15वीं-16वीं शताब्दी का पुर्तगाल पहला देश था जो भारत से सफल पूर्वक व्यापार किया यहाँ पे। अब यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ का जो शासक था, वो भारत से व्यापार करना चाहता था। इसके लिए उसने 1500 ईस्वी में कंपनी का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, उसने पुर्तगाल सरकार ने, जो यहां पर हम पुर्तगाली पढ़ा रहे हैं आपको, हम पुर्तगाल सरकार ने, यहाँ की जो शासक था उसने 1500 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का निर्माण किया और उस कंपनी का नाम रखा एस्तादो दा इंडिया। ये कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी, एस्तादो दा इंडिया। एस्तादो दा इंडिया नाम की ये कंपनी जिसे सरकार ने स्थापित किया था, ये कंपनी 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल, याद रखिएगा, अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में, अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में 12 जहाज और 13 जहाज और 1200 आदमी लेकर भारत चला। यानी अल्वारेज कैब्रल ये एक कंपनी का नेतृत्व करता हुआ एक दल भेजा गया। कितने जहाज, तो याद रखिएगा 13 जहाज और 1200 आदमी को लेकर के ये वहां से प्रस्थान किया। ठीक है, अब जब ये 13 जहाज 1200 आदमी के लेकर के आया तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सशस्त्र व्यापार की नीति। क्या थी? सशस्त्र व्यापार की नीति। सशस्त्र व्यापार नीति मतलब लड़कर हम व्यापार करेंगे। क्यों लड़के? इससे लोग भाई
यहां पर जो पहले से व्यापारी जो व्यापार कर रहे थे यानी अरबी व्यापारी, उन अरबी व्यापारियों ने वास्को डिगामा का विरोध किया था। तो पहले ही बता दिया था कि यहां पर अरबी व्यापारी विरोध करेंगे, तो उसकी नीति थी सशस्त्र व्यापार की नीति, लड़कर हम व्यापार करेंगे। खैर, ये आया, यहां के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया और अरबी व्यापारियों से लड़ा। लड़ने के साथ उसने 2 जहाजों को कब्जा करके वो जमोरिन यानी कालीकट के शासक जमोरिन को भेंट कर दिया और व्यापार यहां पर करता रहा। 1500 में ये भारत में आया था और ये दल 1501 में वापस यहां से चला गया। कुछ व्यापारी यहां रुके रहे और व्यापार के लिए यहां पर माल इकट्ठा करते रहे। इसके बाद 1502 में वास्को डिगामा और प्लस वार्थोलोमियो डियाज, कौन? वार्थोलोमियो डियाज, यानी दोबारा फिर वास्को डिगामा, क्वेश्चन नंबर आ चुका है, वास्को डिगामा दोबारा कब आया था? तो वो आया था 1502 में। तो वास्को डिगामा और वार्थोलोमियस दोबारा फिर भारत आए और जब ये आपकी आए तो इन लोगों ने क्या किया कि मालाबार के तट पर, मालाबार के तट पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा, इन्होंने मालाबार के तट पर कब्जा कर लिया, यानी जहां पर जहाज आकर रुकते थे। तो इसलिए इनका विरोध किया, जमोरिन शासक ने विरोध किया कि भाई व्यापार तो आप मालाबार के तट पर आपने कब्जा कर लिया है, बाकी व्यापारी कैसे व्यापार करेंगे? लेकिन जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो ये जो जमोरिन था वो पुर्तगालियों का विरोधी हो गया। पुर्तगालियों का विरोधी हुआ तो ये लोग चले गए कहां? ये लोग चले गए सीधे कोचीन। कोचीन जो उसके बगल में एक अलग, मैंने अभी आपको दिखाया था, कोचीन पहुंचे और कोचीन में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री, याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1503 में की। 1503 में उन्होंने प्रथम फैक्ट्री का मतलब है माल गोदाम रखने का स्थान। कंपनी, मैंने बताया भी, एस्टाडो इंडिया, वो भारत में प्रथम फैक्ट्री यानी वो स्थान जहां पर माल रखा जा सके। अब इकट्ठा तो खरीदा तुरंत भेज नहीं सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की कहां? कोचीन में। याद रखिएगा, इनकी पहली फैक्ट्री पुर्तगाली कहां स्थापित की? कोचीन में 1503 में। 1503 में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई और इस तरह से फैक्ट्री स्थापित यहां पर इनकी हो गई और ये अपना माल भेजते रहे। लेकिन अरबी व्यापारी और जमोरिन ने इसका विरोध किया और इन दोनों के बीच में कोचीन पुर्तगाली एक तरफ, याद रखिएगा, पुर्तगाली और कोचीन का क्षेत्र एक तरफ, पुर्तगाली प्लस कोचीन ये एक तरफ थे। इस गुणे का मतलब युद्ध, और कालीकट और प्लस अरबी व्यापारी एक तरफ। इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हुआ जिसमें पुर्तगाली की लगभग पराजय निश्चित हो रही थी। तो इसीलिए तुरंत एक दल, पुर्तगाल की सरकार ने तुरंत दल भेजा 1504 में। 1504 में लोपो सोयरेस के नेतृत्व में दल भेजा, साथ में तोप भेजा, और तोप खाने का प्रयोग करने के कारण पुर्तगालियों को विजय हो गई। तो इसका मतलब है भारत पर तोप खाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया?
अक्सर लोग कहते हैं कि भारत पे तोपखाने का प्रयोग मुगलों ने किया और मुगल शासक का नाम है बाबर। नहीं दोस्तों, आज जान लें कि तोपखाने का प्रयोग कब कब किसने किया। मैं पूरी डेट सहित आपको लिख देता हूं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने 1504 में तोपखाने का प्रयोग किया। तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया, ये देख लेते हैं। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य ने प्रयोग किया था। कब, तो आप कहोगे 1367 में। किसने किया था, तो कहोगे बहमनी शासक मोहम्मद शाह मोहम्मद ने। किसने किया था, सॉरी मोहम्मद शाह ने, मोहम्मद शाह ने प्रयोग किया था। फिर किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। भारत में सबसे पहले प्रयोग बहमनी साम्राज्य ने, फिर पुर्तगालियों ने कब किया, तो आप कहोगे 1504 में। किसने किया था, लोपो सोयरेस ने, लोपो सोयरेस, इसने प्रयोग किया। फिर मुगलों ने प्रयोग किया, मुगल, और मुगल ने प्रयोग किया है 1519 में। किसने किया प्रयोग, बाबर ने। तो यह है भारत में तोपखाने का प्रयोग करने का सबसे बड़ा, कब किसने शुरू किया, मैंने डेट लिख दी है। बहमनी साम्राज्य 1367 में, पुर्तगाली 1504 में, और मुगल 1519 में। अब क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे आप उसको टिक मार सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा से और पीछे जाओगे, एंशियंट काल में अगर आप जाओगे, एंशियंट काल में जाओगे तो अजात शत्रु ने भी कुछ प्रयोग किया है, ठीक है। मैंने आपको, अच्छा अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसमें मैंने, ध्यान रखिएगा, उसमें 2 का प्रयोग किया है अजात शत्रु ने। जब आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ेंगे तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक। तो इस तरह से पुर्तगाल की सरकार ये समझ गई थी कि अगर व्यापार करना है तो अपने को शक्तिशाली बनाना है, और हर वर्ष एक एक दल हम भेजते, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करते हैं